डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 बनता है 10th क्लास का। तो चैप्टर का नाम है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो सिग्निफाई करता है, मतलब उसका जो मीनिंग है वो लाइफ से हम लेते हैं कि लाइफ से रिलेटेड जो भी होगा वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब हो जाएगी कि लाइफ की केमिस्ट्री, इसमें हम लाइफ के बारे में, लाइफ के कंपाउंड्स के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम साइंटिस्ट को देख लेते हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट वगैरह दिया था। तो लवाइजर, सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम है वो लवाइजर है हमारे पास। इसने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो लाइफ के कंपाउंड्स हैं, वो ज़्यादातर हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलती हैं, क्योंकि जो लाइफ है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं, आपके पास दो ही हैं। अब लवाइजर ने कहा जो प्लांट से हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, और जो एनिमल से मिलते हैं हमें वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के वो बने होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं। ये तो लवाइजर का कॉन्सेप्ट था। अब जैकब बर्ज़ेलियस, अब मसला ये था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साइंटिस्ट देखना चाह रहे थे क्या ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम नेचुरली इसको प्रोड्यूस नहीं कर, लेबॉर्ट्री में क्या इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्या ये सिर्फ नेचुरली पाए जाते हैं। तो जैकब बर्ज़ेलियस ने इस पर रिसर्च की, और इसने रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि प्लांट्स और एनिमल्स इस वजह से ही बनाने की साहियत रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि इनके पास एक फ़ोर्स होती है जिसको उसने नाम दिया है वाइटल फोर्स का। इसलिए इसका नाम, जो इसने जो थ्योरी पेश की उसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके पास एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो कि और किसी के पास नहीं होती, इसलिए हम इसको लेबॉर्ट्री में बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते। ये तैयार होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में, एनिमल्स तैयार कर सकती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसने ये बताई कि उनके पास एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसको उसने नाम दिया है वाइटल फोर्स थ्योरी का। इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर इन द लेबॉर्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर सपोज टू प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, क्योंकि ये सपोज किया जाता है कि ये प्रोड्यूस होते हैं एक मिस्टीरियस फोर्स के ज़ेरे असर, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और जो वाइटल फोर्स है ये इनहेरेंट होती है सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ये तो जैकब बर्ज़ेलियस का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं वूलर। फिर 1828 में ये जो वूलर साइंटिस्ट था, इसने लेबॉर्ट्री में तैयार करके दिखा दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि 1828 से पहले ख्याल किया जाता था कि लेबॉर्ट्री में हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसने अमोनियम साइनेट लिया, ये एनिमल वेस्ट है, आप इसको कह सकते हैं। इसको जब उसने हीट किया, इसका जो कंपाउंड था वो रीअरेंजमेंट शो की और वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अमोनियम साइनेट है ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये जो यूरिया तैयार हुआ बाद में रीअरेंजमेंट के बाद, हीट करने के बाद, तो वो आपके पास था ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये तो उसने तरीका बता दिया कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब जैसे ही उसने ये तैयार किया था तो एक रास्ता खुल गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने का। फिर 1845 में जो कूलबे था उसने मज़ीद एक तैयार करके दिखा दिया, प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड, जो कि एसिटिक एसिड उसने तैयार किया था, जो कि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब की हम बात करें तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि हर साल लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा रहे हैं, और वो सारा 1828 में वूलर ने जो किया था काम, उसी से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइफ के कंपाउंड्स है, तो अब हम उसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब देखा गया है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जो कंस्टिट्यूशन जो है, जो मेन एलिमेंट है वो हमारे पास कार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले हैं, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन भी है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अब कार्बन हाइड्रोजन में पाया जाता है, हम उनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अब सिर्फ अकेले ये नहीं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके उनमें कोई तीसरा भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, फास्फोरस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो हम उनको भी एज ए ट्रीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनको हम उनके डेरिवेटिव्स कहते हैं। मेन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि कार्बन हाइड्रोजन है, और आगे उनके डेरिवेटिव्स होते हैं।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेगी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव, और साथ साथ उनके डेरिवेटिव्स को भी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेगी केमिस्ट्री की ब्रांच, वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फार्मूला के। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके फार्मूलाज कितनी टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला है, थर्ड कंडेंस फार्मूला है, और फोर्थ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। इसको हम एग्जांपल से इसको शो सारा करेंगे। तो इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं, पहले अगर मैं बताता जाऊँ, कार्बन, मैंने अभी बात की थी कि जो मेन एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो आपके पास वो कार्बन है। तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी है वो 4 होती है। तो मैंने कार्बन ड्रॉ किया है, तो 4 वैलेंसी है, इसका मतलब है ये 4 ही बॉन्ड बनाने के काबिल है किसी दूसरे के साथ। तो 1 2 3 4 ये हमने लाइनें लगा दी जो कि शो कर रही हैं बॉन्ड को। अब ये जो बॉन्ड बनाने आएंगे वो हाइड्रोजन ले लेते हैं हम। अगर कार्बन को देखें तो 4 वैलेंसी थी, और 4 वैलेंसी किसने फुलफिल किया, वो हाइड्रोजन ने की है। ये आपके पास हाइड्रोकार्बन, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम कहते हैं मीथेन। अब ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे की गई है कि कार्बन एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैं। वो 1 भी हो सकती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये चलते जाते हैं। आप ये टेबल बना हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपने देखना है उसको वीडियो के बाद। अब ये कार्बन ये हमने 1 लिया था। अब इसको ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ड्रॉ करें, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है आपके पास। ये कहलाता है कि जब हम एग्जैक्टली बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे एटम्स लगे हुए हैं। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 हो जाएगा। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो वाला फार्मूला होता है कि जिसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। अगर CH4 है तो हमें नज़र आ रहा है, पता चल रहा है कि कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होगी। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला अगर लिखें तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कार्बन सेंटर में होगा और 4 हाइड्रोजन उसके साथ होंगे। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है आपके पास। अब अगर हम ये तो हमने एक कार्बन की बात की, अब वो वाला कंपाउंड लेते हैं जिसमें 2 आपके पास कार्बन हो, कार्बन कार्बन। अब अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब ये जो कार्बन है इसने 1 बॉन्ड ये बनाया हुआ, इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ, ये दोनों का शेयरिंग है। अब हमने तो बात की थी वो उसकी 4 वैलेंसी होती है। तो 1 ये, 2 3 और 4, ये 4 इसकी पूरी। अब इस कार्बन की 1 तो ये है, 2 3 और 4। अब इनको फिल करने के लिए हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये जो इसका जो नेम है, 2 कार्बन है इसमें, तो जो 2 कार्बन का जो स्पेशल नेम है वो आपके पास इथेन है। ये जो हमने ANE लगाया ये असल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंगल सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल हैं, कोई भी डबल बॉन्ड हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमने ANE लगाया हुआ है। और ये जो मेथ है इसका मतलब होता है 1। इस तरह ये इथेन है, इसमें H जो है इसका मतलब होता है 2। आगे अगर आप उसको देखेंगे टेबल को तो उसमें प्रोपेन लिखा होगा, प्रोप का मतलब होता है 3, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से वो लिखे हुए हैं, वो आपने उसको याद कर लेना है। 2-3 आपको एग्जाम्पल समझ आ गई तो आपको सारा हो जाएगा। अब ये 2 कार्बन की हमने ली थी। अगर इसका ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो वो इस तरह से होगा, C कार्बन कितने हैं जी 2 हैं, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास हैं 6। तो ये C2H6 इथेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जबकि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो कार्बन है, अब जो कार्बन हमने ली है वो 3 ले ली हैं। पहले हमने 1 ली थी, फिर 2, अभी हम 3 ले लिए हैं। तो इस कार्बन की ये अगर हम बात करें तो इसके 1 वैलेंसी तो पूरी है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये 1 2 3 4, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सिर्फ 2 ही रिक्वायर्ड थे। अगर इसकी बात करें तो एक तो इसका ये है, 2 3 और 4। अब इनको दोबारा से फिर वो हाइड्रोजन्स हम इनको लगा देते हैं इनके।
अब अगर इसका हम लिखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो लिखेंगे जी C3, कार्बन जो है वो 3 हैं और हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 8 है। तो C3H8 ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसको हम कहते हैं 3 कार्बन वाली को हम प्रोपेन कहते हैं। प्रोप का मतलब होता है 3। केमिस्ट्री में इस तरह हम वैसे 1 2 3 कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम जो काउंटिंग है वो इस तरह से करते हैं, मैथ्स एथ प्रोप ब्यूट इस तरह से प्रोपेन वगैरह से करते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो हो गया। अब कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूला आपके पास है कि जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसकी तादाद भी लिखते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, एक ही कार्बन है तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, वो 4 अटैच हैं, तो हमने CH4 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका कंडेंस फॉर्मूला है। लेकिन अगर इसकी बात करें इथेन की, तो इसमें 2 कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अगर हम देखें इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, वो 3 अटैच हैं, और इस कार्बन के साथ कितने अटैच हैं, वो भी 3 अटैच हैं। अब इसमें हमने अलग-अलग कार्बन के साथ उनके हाइड्रोजन्स लिखे हैं, तो ये असल में आपके पास इसका कंडेंस फॉर्मूला है। अगर आप इसको काउंटिंग वगैरह करेंगे, ये H3 H6 है, ये कार्बन कार्बन 2 कार्बन है, तो सिंपल ही है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। फार्मूला सेम ही रहेगा काउंटिंग में, लेकिन सिर्फ हमने कार्बन जो है हर कार्बन का जितने भी एटम्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, वो हमने अलग-अलग लिखे हैं। अब ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें अब 3 कार्बन हैं, तो हर एक कार्बन के हाइड्रोजन लिखते हैं। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन हैं, तो CH3। फिर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन के अगर काउंट करें तो 1 और 2 हाइड्रोजन है, तो वो CH2 हमने लिख दिया। अगर हम इसकी बात करें, इधर भी 3 है, तो CH3 हो गया। अब ये 3 कार्बन वाला, ये असल में इसी को ही लिखने का एक दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर फॉर्मूले को, तो ये आपके पास ये इसका कंडेंस फॉर्मूला कहलाएगा। फिर अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो CH2 का और इजाफा हो जाएगा और इधर एक C लग जाएगा। फिर पेंटेन की बात करें तो CH2 ये 2 दफ़ा आ जाएंगे इधर। इस तरह से आपने उसको अच्छे से देख लेना है टेबल को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फॉर्मूला की बात करें तो ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक कोई बॉन्ड है, ये वाला जो हम लाइन से शो करते हैं, इसमें असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर होता है। एक को हम डॉट से शो करते हैं, एक को क्रॉस से शो करते हैं। तो अगर हम ये करें कि ये बॉन्ड, ये लाइन लगाने की बजाय हम इलेक्ट्रॉन्स लिख दें, इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दें, ये इस तरह से ऐसे। अब ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। फिर अगर इस तरह से इसमें भी हम इसको कर सकते हैं कि हम डॉट और क्रॉस लगा दें। ये हमने डॉट लगाया, क्रॉस लगा दिया, तो ये अब पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, लेकिन अब हम इसको कहेंगे डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उसको बताते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।